मोदी जी की विदेश नीति का एक नायाब नमूना है कि किस तरीके से उन्होंने पहली रिजीम में पूरे दुनिया में घूमकर देश के प्रति एक समर्थन जुटाया। इन्होंने रोचक बताया कि दूसरे देशों के लोग भी अपने हिफाजत के लिए भारत के तिरंगे का उपयोग करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको वहाँ रूस और यूक्रेन के सेना और लोगों से भी सम्मान मिलता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि वहाँ रह रहे भारतीय, जिसमें अधिकांश मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज के विद्यार्थी थे, अनुमानित लगभग 20,000 की संख्या थी और ऐसे युद्ध के बीच में उन लोगों की स्वदेश वापसी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन मोदी जी की विदेश नीति का एक नायाब नमूना है कि किस तरीके से उन्होंने पहली रिजीम में पूरे दुनिया में घूमकर देश के प्रति एक समर्थन जुटाया और आज वही तिरंगा उन्हीं विद्यार्थियों की ढाल बनकर उनके जीवन को सुरक्षित लेकर भारत में वापसी का रास्ता आसान किया। और ये मेरे साथ में विद्यार्थी बैठे हैं यूक्रेन से लौटे हुए। इन्होंने रोचक बताया कि दूसरे देशों के लोग भी अपने हिफाजत के लिए भारत के तिरंगे का उपयोग करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको वहाँ रूस और यूक्रेन के सेना और लोगों से भी सम्मान मिलता है। ये कोई कम बात नहीं है। राजस्थान के लोगों के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बराबर हम लोग टच में थे, केंद्र की पार्टी से संपर्क में थे और जितने हमारे पास क्वेरीज आई, जितने हमारे पास जो लोगों की समस्याएं आई थी, टेलीफोनिक भी, व्हाट्सएप के जरिए भी, जिन भी रूपों में हमारे पास क्वेरी आई थी, हमने उसको यथा समय उनको प्रेषित किया। और अच्छी बात यह है कि अभी जो मेरे को एक मोटे तौर पर जानकारी मिली है कि राजस्थान के हमारे पास सूची आई थी 1008 विद्यार्थियों की। उसमें से कुछ विद्यार्थी, उस सूची में से 20-30 विद्यार्थी दूसरे प्रदेशों के शामिल थे, लेकिन ऐसे लगभग 850 विद्यार्थियों की संख्या थी जिसमें 644 विद्यार्थी भारत में, राजस्थान में सकुशल उनकी वापसी हो गई है। और अभी वायुसेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया और इससे ऑपरेशन गंगा को जो सहयोग किया, उसमें ग्लोब मास्टर के जरिए उनकी वापसी सुनिश्चित हो गई है और लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। हम लोगों ने यहाँ रह रहे उनके पेरेंट्स को भी संबल दिया, उनको हौसला दिया है। वहाँ के विद्यार्थियों से भी हम लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए बात की है। ये जरूर है कि एक बार पैनिक था, लेकिन अभी भारत के लोग वैसे भी खूब मजबूत हैं, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उनका इरादा मजबूत है और उनको इसलिए भरोसा है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार काम कर रही है। उसका नतीजा ये कि युद्ध के दौरान भी 4-4 मंत्रियों को वहाँ डेप्यूट किया और वो मंत्री भी पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी तरीके की वहाँ उनको रिहाइश की, खाने पीने की, सामान्य तौर पर जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, चुनौतीपूर्ण होती हैं, तो ऐसे संभव है कि थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती होंगी। लेकिन हमने विद्यार्थियों को, वहाँ रह रहे विद्यार्थियों को भी आग्रह किया है कि अपना मनोबल बनाए रखें और सामान्य तकलीफ को सहन करते हुए मैं ये भरोसा दे सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने इस मामले में पूरी मजबूती के साथ में इस बात पर वो फिक्रमंद भी है। खुद प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस बात की, ये बड़ी बात है। और जो बाकी लोग अभी वहाँ हैं, उनकी भी सकुशल स्वदेश वतन वापसी होगी, ये भरोसा मैं दे सकता हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का उन विद्यार्थियों की तरफ से विशेष अभिनंदन करूँगा कि उनके परिजनों से, उनसे खुद से टेलीफोन से जब बात होती है तो बहुत आनंद और गौरव के साथ बताते हैं किस तरीके से भारत का वहाँ मान सम्मान है ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी सकुशल अपने घर लौटें और उसके बाद आगे भविष्य के बारे में भी सरकार कहीं न कहीं कुछ विचार करेगी। तो पहली चिंता यही थी कि लोग आ जाएं, तो बड़ी संख्या में आए हैं और जो बाकी हैं वो भी जल्दी आएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। वहाँ से जो लोग लौट रहे हैं वो ज़्यादा तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या वेटनरी के हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ भी कोई मेडिकल कॉलेजेस में और उस एजुकेशन लाइन में एंटरटेन किया जाए, इसके लिए प्रावधान केंद्र सरकार भी कर रही है? क्या राज्य में भी इस तरह के कुछ इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है और सीधे सीधे प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़ा मसला है और इसमें कुछ भी बोलना अभी समय से पहले होगा। लेकिन
क्योंकि परिस्थिति पहली बार पैदा हुई है तो उसका निराकरण करने के लिए सरकार कहीं न कहीं किसी रूप में सोचेगी। ऐसा मेरा मानना है कि कोई न कोई उसका सकारात्मक कोई जरिया जरूर निकलेगा। पर पहली बात, क्योंकि मोदी जी अक्सर कोरोना के कालखंड में भी कहते थे, जब वंदे भारत मिशन शुरू हुआ और लाखों लोग भारत आए थे, तो यही कहते थे जान है तो जहान है। तो जिंदगी है तो उसके बाद जिंदगी के अलावा जो बहुत रास्ते निकलते हैं वो निकलेंगे ही। तो पहली जरूरत यही थी, उसमें सरकार कामयाब हुई है। इस तरह की परिस्थितियां पहली बार ही बनी है, लेकिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की परिस्थितियां बार बार बन रही हैं। बच्ची के साथ में जाती हुई अब वापस अलवर और सवाई माधोपुर एक बार फिर बदनामी के कारण से मानचित्र पर उभर रहे हैं। क्या सरकार ने हथियार डाल दिए हैं या समाज ने हथियार डाल दिए हैं ऐसी विकृत मानसिकता वालों को? देखिए, दो बातें हैं। समाज में जब अपराध होते हैं या अराजकता होती है तो दो कारक होते हैं कि एक तो समाज प्रेरित कुछ अपराध या कुछ इस तरीके के विकार होते हैं, कुछ मनस्थिति से जुड़े होते हैं, क्योंकि अपराध एक मानसिकता है, ये किसी व्यक्ति से, जाति से, उससे संबंध नहीं है। हमारे यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले उसकी संख्या तो कम है, लेकिन कई बार वो उनका चेहरा इतना भयावह होता है कि जिससे समाज भी कांप उठता है। सामाजिक बुराई है, घर के भीतर की बुराई है, उसके लिए तो सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर प्रयास होते ही होने भी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार ये भरोसा देती है कि हमारी सरकार आपको जन सुरक्षा देगी। जन सुरक्षा का भरोसा देने वाली सरकार यदि अक्षम होती है तो सरकार पर सवाल उठते हैं। राजस्थान के बारे में ये धारणा पूरे दुनिया में है, केवल देश में नहीं है। पर्यटक यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत आसानी से कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ बहुत सुकून के साथ में टूरिज्म करता है। यहाँ व्यापार के लिए लोग इसलिए आते थे कि यहाँ सुकून है, यहाँ लूटपाट नहीं, यहाँ किसी तरीके की थ्रेट नहीं, यहाँ कोई फिरौती नहीं है। यहाँ लोग बसने के लिए भी आते हैं, रिहाइश के लिए भी आते हैं कि दुनिया के नक्शे में देखते हैं कि सबसे पीसफुल स्टेट कौन सा है, पीसफुल कैपिटल कौन सी है। लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, जिस तरीके से फहरिस्त है एक के बाद, और अपराधों में भी महिलाओं के प्रति अपराध, ये ज्यादा चिंताजनक है। और ये केवल सियासी आरोप नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको तायद करता है। एक साल में 6,337 दुष्कर्म की घटनाएं हो जाएं, और अभी भिवाड़ी में और सवाई माधोपुर में जो घटना हुई वो उसी कड़ी में फिर लगातार जुड़ती चली गई है। तो ऐसा लगता है कि राजा जब खुद की कुर्सी की फिक्र करता है तो मुझे लगता है कि वो दूसरे की जिंदगी को ताक पे रख देता है। राजस्थान में लगभग यही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो वीणा बजा रहा था। ये कहावत यूरोप में उस समय रोम की कही जाती थी, लेकिन राजस्थान की स्थिति भी लगभग वही है कि यहाँ का राजा अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए उसने थाने गिरवी रख दिए, उसने पुलिस में इस तरीके के नाकाबिल लोगों को लगा दिया।